Welcome all. In this video, our learning goal is Newton's third law of motion, obviously, and force pairs. So, what is Newton's third law of motion? Actually, I have seen most students, if it comes to the Newton's three laws, they find third law most easy because it's a very short statement for them. For every action, that is force, there is equal and opposite reaction. एंड दैट्स इट, एवरीवन टेल्स दिस, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में काफ़ी सारा मिसकंसेप्शन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज सेइंग. सपोज देर आर दिस टू बॉडीज और इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. सपोज ये चार्जेस है तो कोलम्बियन फोर्स हो सकता, या फिर अगर ग्रेविटी का बात करें तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, राइट. कोलम्बियन फोर्स जो है चार्जेस के बीच में वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस. हम मासेस की बात कर रहे हैं. सो लेट्स से दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी. क्या होता है कि बॉडी बी ए को अपने तरफ खींचती है. लेट्स कॉल दैट फोर्स F1. और बॉडी ए बॉडी बी को अपने तरफ खींचती है. लेट्स कॉल दैट फोर्स F2. ठीक से सुनो, बॉडी ए बी को खींच रही है तो यानी व्हाट इज F2? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. और ये कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन ए पर एक्ट हो रहा है ड्यू टू बी. बी बॉडी ए को अपनी तरफ खींच रही है, फोर्स एक्ट हो रहा है F1. ए बी को अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है F2. न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें बताता है कि ये F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में ऑपोजिट है. सो हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो हम लोग सिर्फ F1 इज इक्वल टू F2 नहीं, F1 इज इक्वल टू माइनस F2 लिखेंगे, जिसमें ये पता चला कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है. इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो, F1 इज एक्टिंग ऑन बॉडी A, F2 इज एक्टिंग ऑन बॉडी B. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. ये सेकंड पॉइंट मैंने जो लिखा है वो भी ध्यान दो, राइट. एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज. न्यूटन्स थर्ड लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक्शन एंड रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट होता है, एक ही बॉडी पर नहीं. और पहला पॉइंट तो मैंने बता ही दिया, फोर्सेस यानी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. अब एक चीज ध्यान में रखो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई बॉडी एट रेस्ट है तो उस पर दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट एक्ट हो रहे हैं, ऐसा हम बताते हैं. ये F1 और F2 यानी न्यूटन्स पेयर है ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम लोग. ये पेयर तो फर्स्ट लॉ वाली पेयर हो गई. व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट देन द फोर्सेस नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. ध्यान में रखना, ये दोनों के दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पर एक्ट हो रहे हैं. यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिखाया उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखो. इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अवर थर्ड लॉ. एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ये यहाँ पर मैंने दिखाया है. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक मिसकंसेप्शन आपके दिमाग से अगर दूर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कि ये फर्स्ट लॉ वाले दो फोर्सेस नहीं है जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और बॉडी एक जगह पर रुकी हुई है. वो फोर्सेस एक ही बॉडी पर एक्ट होते हैं. न्यूटन्स थर्ड लॉ में इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जो है वो यानी ए बॉडी के वजह से बी पर है तो बी के वजह से ए पर रिएक्शन आता है. यानी देखो, F1 इज रिएक्शन ऑफ F2, F2 इज रिएक्शन ऑफ F1. ए के वजह से बी यानी ए अगर बी को खींचता है तो बी भी ए को खींचता है, और बी अगर ए को खींचता है तो ए भी. और ये इंस्टेंटेनियस होता है. ऐसा नहीं रहता कि ए और बी एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे रहेगा तो ये फोर्सेस और रिएक्शन एक्शन और रिएक्शन थोड़ा स्लो आएगा. इट इज इंस्टेंटेनियस एट द सेम टाइम. नाउ सो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, राइट. एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑन सरफेस. ठीक है. तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है और वो एट रेस्ट है, अर्थ के सरफेस पर है सपोज. तो एक फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है, ग्रेविटी, जो उस बॉडी को डाउनवर्ड पुल कर रही है. अब हमें मालूम है कि ये बॉडी को ग्रेविटी तो पुल कर रही है लेकिन बॉडी तो अपनी जगह रुकी हुई है. तो हम बोलते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ग्राउंड की वजह से बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है. क्या ये दो फोर्सेस
normal reaction due to the surface on the body and force of gravity on the body due to earth. क्या ये दो फोर्सेस हमारा अभी जो हमने स्टडी किया न्यूटन्स थर्ड लॉ उसके पेयर्स है? आई होप आपको ध्यान में आ रहा होगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पर एक्ट हो रहे हैं। ये हमारे पहले लॉ वाले फोर्सेस हो गए। ये दोनों के दोनों फोर्सेस ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी पर एक्ट कर रही है और नॉर्मल रिएक्शन अर्थ से मिल रही है बॉडी को। तो ये दोनों के दोनों फोर्सेस बॉडी पर एक्ट हो रहे हैं। ये हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर समझने के लिए थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है। तो ध्यान रखो, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी का पेयर कहाँ पर है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी का पेयर ऐसा है कि ग्रेविटेशनल पुल जो बॉडी पर बॉडी पर अर्थ के वजह से आ रहा है, वैसा ही अर्थ पर बॉडी के तरफ से आ रहा है। राइट? देखो, जितने ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी का लॉ के हिसाब से हम लोग सोचे तो ये बॉडी को जितना अर्थ पुल कर रही है उतना ही अर्थ को बॉडी पुल कर रही है। तो ये हो गया एक पेयर। कौन सा? थर्ड लॉ वाला पेयर। अब दूसरा आप सोचेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे आ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ रहा है, एक्चुअली बॉडी अर्थ की तरफ पुश कर रही है, ग्रेविटी के वजह से है, ग्रेविटी के वजह से है, लेकिन वो पुश कर रही है। तो ये बॉडी जो अर्थ को पुश कर रही है उसका जो रिएक्शन मिल रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन है। राइट? ये एक पेयर हो गया। तो इस तरीके से थर्ड लॉ के पेयर हमें समझने होंगे। यहाँ पर आप शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज ये टेबल पर रखी हुई है चीज, यानी ये जो सेम पार्ट है, हमने बॉडी ऐसे रख दिया, टेबल पर बॉडी रखी हुई है। सो बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी आ रही है, तो ऑब्वियसली बॉडी भी अर्थ को अपने तरफ खींच रही है। सो दिस फॉर्म्स अ पेयर ऑफ आवर थर्ड लॉ। राइट? और ये नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से मिल रहा है? टेबल से मिल रहा है। उसका काउंटर पार्ट कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन टेबल से इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये बॉडी टेबल को पुश कर रही है ड्यू टू ग्रेविटेशन। राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही रहेगा, लेकिन बॉडी पुश कर रही है, उसका नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। करेक्ट? तो ये अलग पेयर हो गया। राइट? थोड़ा सा आपके दिमाग में अगर इसके पहले मिसकंसेप्शन होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो पॉज लीजिए, फिर से सोचिए, तो आपको ध्यान में आने लग जाएगा कि व्हाट आर दिस टू थिंग्स। जैसे आप देखते जाएंगे कि पेयर में दो फोर्सेस जो है वो एक दूसरे पर, एक ही बॉडी पर एक्ट नहीं होते। एक एग्जांपल सिंपल वाला, पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल। सपोज ये एक वॉल है और इस वॉल पर आप पुश कर रहे हो। करेक्ट? तो व्हाट हैपन्स, यू कैन एक्सपीरियंस कि वॉल से भी आपके हैंड पर उतना ही पुश आ रहा है। आप कोशिश करो, जितना आप ज़्यादा जोर से पुश करने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा आपका हाथ भी प्रेस हो रहा है। राइट? आपका हाथ का जो फ्लैश है, राइट, आपको ध्यान में आएगा कि उस पर प्रेशर क्रिएट होते हुए आप लोग खुद महसूस कर सकते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है जो ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आप हल्का पुश करो, यानी आप अर्थ पर, यानी आप क्या कर रहे हो, वॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। राइट? सो फोर्स ऑन वॉल बाय यू, लेट्स से। तो वो वॉल क्या कर रही है, आपके हाथ पे वहीं पर उसी जगह पर उतना ही फोर्स, लेकिन ये फोर्स किसके वजह से? ये वॉल के वजह से आपके हाथ पर है, ऑपोजिट वाला। करेक्ट? तो ये ऑपोजिट वाला फोर्स जो है वो F ऑन हैंड, योर हैंड बाय वॉल। सो दिस फॉर्म्स अ पेयर। राइट? यहाँ पर वॉल और ये हाथ है हमारा, हाथ के वजह से दीवार पर और दीवार के वजह से हाथ पर। ऐसे दो अलग अलग फोर्सेस है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर, इक्वल एंड ऑपोजिट, दैट फॉर्म्स लेट्स से द पेयर विच इज एक्सपेक्टेड इन आवर थर्ड लॉ। या फिर आप एक इमेजिन और करो, सपोज ये होता है जनरली कि पानी पर कोई नाव है और नाव पर कोई एक बंदा यहाँ से जस्ट जंप करके ज़मीन पर, यानी यहाँ पर बाजू में सपोज कोई लैंडिंग का पार्ट है या कोई पत्थर है या फिर किनारा है, तो जब ये पर्सन यहाँ पर कूदता है तो यानी एक जंप करता है तो ऑटोमेटिकली ये बोट जो है वो बैकवर्ड्स जाती है। व्हाई डज इट हैपन्स? राइट? दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि उस पर्सन ने जितना फोर्स
यानी बोट पर अप्लाई किया, बोट ने भी उस पर्सन पर उतना ही फोर्स अप्लाई किया, इस तरीके से वर्क करेगा। एक एग्जाम्पल, सपोज यू आर ट्रैप्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस लाइक अ वेरी स्मूथ सरफेस, जैसे आइस जैसा कोई है जहां पर बिल्कुल जीरो फ्रिक्शन है, वहां पर आप फंसे हुए हैं। ऑब्वियसली ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, सपोज यहाँ से यहाँ तक एक सर्कुलर पार्ट है, आप बीच में फंसे हुए हैं, आप बाहर कैसे निकलोगे? फ्रिक्शन नहीं है तो आप चल भी नहीं सकते, आप खड़े भी नहीं हो सकते। और ध्यान में रखना, कई सारे लोगों को लगता है कि सर स्विम किए जैसा, तो नहीं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप स्विम किए जैसे करोगे तो भी अपनी जगह पर रहोगे। यू कैन इमेजिन दिस लाइक, सपोज आप एक एम्प्टी स्पेस में, राइट ना, आप फ्री स्पेस में अटक गए हो कहीं पर, राइट ना, और दूर कहीं पर आपका स्पेसशिप है और आपको वहां तक जाना है, कोई रास्ता नहीं है। ये दोनों केसेस सेम है एक्चुअली। यहाँ पर आपको एज देयर इज नो फ्रिक्शन, आपको मूव करने को फ्रिक्शन नहीं है, या फिर कोई बॉडी नहीं है जहाँ पर आप कुछ फोर्स अप्लाई कर सको, तो आप कैसे जाओगे? यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको बचा सकता है। इन बोथ ऑफ द केसेस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट अ थिंग विच यू कैन थ्रो। छोटी बड़ी, थोड़ी सी मैसिव रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब सपोज आपने क्या किया कि आपके पास, ध्यान में आपका हेवी जूता है यहाँ पर, तो आपने वो जूता निकाला और इस डायरेक्शन में फेंका, तो ऑटोमेटिकली जूता जैसे ही इस डायरेक्शन में जाएगा, आपका शू इस डायरेक्शन में जाएगा, वैसे ही आप इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करोगे। ध्यान में रखना, दोनों का स्पीड सेम नहीं होगा क्योंकि आपका और शू का मास सेम नहीं है, लेकिन फोर्सेस इक्वल होंगे। क्यों आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हो? क्योंकि आप शू पर जितना फोर्स आगे के डायरेक्शन में अप्लाई करते हो, शू उतना ही फोर्स आप पर अप्लाई करता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ड्यू टू दैट फोर्स यू कम आउट। सेम थिंग विल हैपन इन स्पेस ऑल्सो। अगर आपको इस स्पेसशिप की तरफ वापस जाना है, आपको कोई तो भी एक मैसिव चीज़ देखनी होगी, राइट? मैसिव चीज़ इसलिए क्योंकि मैसिव चीज़ से आप ज़्यादा जल्दी पहुंचोगे। आप इस डायरेक्शन में कोई चीज़ थ्रो करोगे, उस चीज़ पर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स दिया, राइट? तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जस्ट थ्रो करते वक्त आपको इस डायरेक्शन में पूछ देगा।